अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, अब कुशिंग सिंड्रोम हम कैसे कहते हैं? जब हमारे पास जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है ना, उससे हमारे पास ज़्यादा कॉर्टिसोल रिलीज़ होना शुरू हो जाए, ठीक है, या आपकी बॉडी में बेसिकली कॉर्टिसोल का लेवल जब ज़्यादा हो जाए ब्लड में, ठीक है, तो उसको आप कुशिंग सिंड्रोम कहते हो। अब कॉर्टिसोल ज़रूरी नहीं है कि आपकी ग्लैंड की वजह से, पिट्यूटरी ग्लैंड ज़्यादा ACTH रिलीज़ कर रहा है, उससे ज़्यादा हो रहा है, या आपके जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल कॉर्टेक्स मेनली, उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, मतलब इसकी डिफरेंट कॉजेज़ हो सकती हैं। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले एक्सोजीनियस कॉज है कि आप एक्सोजीनियसली कॉर्टिसोल ले रहे हो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह ले रहे हो। ठीक है, फिर इसके बाद एंडोजीनियस कॉजेज़ होती हैं। एंडोजीनियस कॉजेज़ में क्या होता है कि आपका प्राइमरी हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिजीज़ है। ठीक है, मतलब कि आपके प्राइमरी है, ठीक है, मतलब आपके हाइपोथैलेमस में मसला है या आपकी पिट्यूटरी में मसला है। ठीक है, सेकेंड क्या है, आपका एक्टोपिक ACTH की सिक्रेशंस हो रही हैं। कहाँ से सिक्रेशंस हो रही हैं? आपके किसी ट्यूमर की वजह से हो रही हैं। ठीक है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा हो गया, या आपका जो है वो स्मॉल सेल लंग कैंसर हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो है वो आपका कार्सिनाइड ट्यूमर्स हो गए। ठीक है, तो इनकी वजह से भी आप कैल्शियम का जो कॉर्टिसोल है उसका लेवल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो थर्ड है ना, वो हमारे पास है एड्रीनल न्यूप्लाज्म्स। ठीक है, कि एड्रीनल कॉर्टेक्स में कोई मसला है, मतलब कैंसर है। ठीक है, एक तो आपका पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस में कोई मसला था, फिर आपका एक्टोपिक प्रोडक्शंस थी, और फिर आपका एड्रीनल कॉर्टेक्स में मसला है। ठीक है, अब आप इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात कर लो। ठीक है, देखो क्लिनिकल फीचर्स के लिए ना, देखो इस पहले तो मैंने एक निमोनिक लिखा था, लेकिन एक निमोनिक में सारी चीज़ें कवर नहीं हो रही थी, तो उसके लिए अब दो निमोनिक्स आपने याद रखने हैं। ठीक है, एक कोशिंग्स याद रखना है, कोशिंग्स, और एक आपने मून हैपेंड याद रखना है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम कुशिंग्स पे आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्लिनिकल फीचर ऑफ कुशिंग सिंड्रोम भी है। ठीक है, और अगर आपके पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के एडवर्स इफेक्ट आ जाए ना, तो उसमें भी आपने ये चीज़ लिखनी है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले कुशिंग सिंड्रोम का पेशेंट आएगा ना, ठीक है, तो उसका सी से सेंट्रल ओबेसिटी होगी। ठीक है, इसके अलावा उसको कैटेरेक्ट भी होगा। ठीक है, कॉर्टिसोल ज़्यादा होने की वजह से कैटेरेक्ट भी होगा। ठीक है, इसके अलावा उसमें होगा कोमिडोन्स, ठीक है, एक्नीज होंगी। ठीक है, और कोलोजन फाइबर जो है वो उसकी वीकनेस होगी। ठीक है, फिर इसमें हमारे पास यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल होगा। ठीक है, एंड ग्लूकोज। ठीक है, यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल एंड ग्लूकोज का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद पेप्टिक अल्सर्स जो होते हैं वो अल्सर्स वगैरह भी होंगे। फिर इससे एस से हमारे पास ट्राई आ जाएगा, मतलब कि इससे क्या होगा कि आपके डिफरेंट जो वो हैं क्रीसेस हैं, वहाँ पे आपकी पिगमेंट्स की डिपोजिशन होना शुरू हो जाएंगे, वो जगहें जो हैं वो डार्क होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ट्राई होगा। इसके अलावा आपका जो है वो इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी। एच से जो है हाइपर टेंशन आ जाएगा। इसके अलावा हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाएगा और हाइपर कोलेस्टेनीमिया आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर आई से हाइड्रोजेनिक तो कॉज है, एन से न्यूप्लाज्म्स हैं, इसको छोड़ लेना है। ठीक है, जी से ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो जाएगी पेशेंट में, ग्रोथ रिटार्डेशंस हो जाएंगी। ठीक है, एस से क्या होगा, स्किन जो होगी वो थिन हो जाएगी और उसमें ईजिली ब्रूज आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद मून हैपेंड है, तो एम से आपका मून फेस आ जाएगा। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ आ जाएंगी। ओ से ओबेसिटी होगी, ओ से ऑस्टियोपोरोसिस होगी। ठीक है, फिर एन से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसमें साइकोसिस आ जाता है, और एस से मून से ना तो स्ट्राई आ जाएगा। फिर एच से हर्सुटिज्म, ए से एक्नी, पी से हमारे पास जो है वो प्लेटोरा, फिर पेप्टिक अल्सर, ई से एडेमा, एन से जो है आपके सेक्सुअल जो डिज़ायर है वो कम हो जाएगा, और डी से डायबिटीज़। ठीक है, और इसके अलावा इसमें बफलो हम्प होता है और ट्रंकल ओबेसिटी होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे जाते हैं। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशंस हम लोग क्या करते हैं ना कुशिंग सिंड्रोम की। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इस्टेब्लिश दी प्रेजेंस। ठीक है, कि हम लोगों ने सबसे पहले कंफर्म करना है कि आया बंदे को कुशिंग सिंड्रोम है भी कि नहीं। ठीक है, अब पता लग जाएगा जब कि हमारे बंदे इस पेशेंट को कुशिंग सिंड्रोम है, तो फिर उसके बाद हम लोग पता कराएंगे कि मसला कहाँ पे। ठीक है, लेकिन पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि कुशिंग सिंड्रोम है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है ना कि सबसे पहले आपने करना है डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। ठीक है, डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट हम लोगों ने करना है। अब डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट होते हैं ना, वो दो टाइप्स के होते हैं। एक तो आपका ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट होता है, और एक आपका जो है वो लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट होता है। ठीक है, ओवरनाइट में आपने क्या करना है ना, बेसिकली आपने रात के 11 बजे, ठीक है, रात के 11 बजे आपने क्या करना है कि 1 mg दे देनी है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, आपने जो है वो सीरम कॉर्टिसोल का लेवल चेक कर लेना है। ठीक है, अच्छा,
सीरम कॉर्टिसोल का लेवल चेक कर लेना है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा ना कि आपका जो सीरम कॉर्टिसोल जो है ना वो आपका डेक्सामेथासोन देने की वजह से ना वो सीरम कॉर्टिसोल जो बॉडी का अपना कॉर्टिसोल होता है ना, ठीक है, वो आपका कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि मैं फॉर एग्जांपल मैं बाहर से डेक्सामेथासोन दे रहा हूँ, वो स्टेरॉइड है, ठीक है, मैंने दे दिया है, तो आपका जो पिट्यूटरी है वो कहेगा कि बॉडी में तो ऑलरेडी स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा है, मैं क्यों और रिलीज़ करूँ। तो उसकी वजह से क्या होगा कि कॉर्टिसोल नहीं रिलीज़ होगा। जब कॉर्टिसोल नहीं रिलीज़ होगा, ठीक है, कॉर्टिसोल नहीं रिलीज़ होगा तो मॉर्निंग में जो कॉर्टिसोल रिलीज़ होना था वो नहीं होगा। तो अल्टीमेटली जो सीरम कॉर्टिसोल लेवल है ना, जो बॉडी का अपना कॉर्टिसोल है, वो आपका ड्रॉप कर जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट होता है, ठीक है। तो नॉर्मली तो ये होता है कि ये ड्रॉप कर जाता है, लेकिन अगर आपका कुशिंग सिंड्रोम का पेशेंट होगा ना तो आप उसको अगर दे भी दो ना डेक्सामेथासोन नाइट के टाइम, ठीक है, तो मॉर्निंग में उसका जो कॉर्टिसोल का लेवल है ना वो ड्रॉप नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं ड्रॉप करेगा? कि उसका ऑब्वियसली उसका कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा और आपका कॉर्टिसोल अभी भी हाई पे है, ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या करते हो? इसके बाद आपका आता है लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, ठीक है। लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट में क्या करते हो कि इसमें 0.5 mg देते हो और 4 टाइम्स अ डे देते हो, ठीक है। और कितने टाइम के लिए देते हो? 48 आवर्स, मतलब 2 डेज़ के लिए देते हो, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका सीरम जो कैल्शियम लेवल सीरम कॉर्टिसोल लेवल जो होता है ना वो कम हो जाता है, ठीक है। कितना कम हो जाता है? एटलीस्ट 1.8 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर 1.8 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से कम नहीं हुआ और स्टिल ज़्यादा है तो वो ये इंडिकेट करेगा कि बंदों में कुशिंग सिंड्रोम है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप यूरिनरी फ्री कैल्शियम लेवल देखोगे, ठीक है। यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल लेवल, ठीक है। अब यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल लेवल में आप क्या करोगे ना, देखो मैंने अब देखो, जब आप बंदा मॉर्निंग में उठता है ना तो उसका कॉर्टिसोल का लेवल बहुत ज़्यादा होता है बॉडी में, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता है ना वो कॉर्टिसोल जो है ना वो बॉडी से कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि मॉर्निंग के टाइम पे हम लोग देखते हैं, ठीक है, कॉर्टिसोल यूरिन में कितनी है, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा होती है। लेकिन जब आप नाइट में यूरिन का सैंपल लेते हो और उसमें कॉर्टिसोल देखते हो तो वो ड्रॉप कर चुका होता है, ठीक है। ये नॉर्मली हमारे पास होता है। लेकिन कुशिंग सिंड्रोम का पेशेंट जो होता है ना तो उसकी यूरिन में कॉर्टिसोल का लेवल हमेशा ज़्यादा होता है और इक्वल रहता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं लेट नाइट स्लेवरी कॉर्टिसोल, ठीक है। तो मैंने अब आपको बताया है कि नॉर्मली मॉर्निंग में कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा होता है और लेट नाइट जो होता है वो कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, लेट नाइट आपने स्लेवा में कॉर्टिसोल का लेवल देखना है, ठीक है। नॉर्मली तो मैंने आपको बता दिया कि वो कम होना चाहिए, लेकिन जो कुशिंग सिंड्रोम का पेशेंट होगा तो उसमें ज़्यादा होगा। तो इससे इन 3 चीज़ों से, डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट से, एक आपका जो है वो यूरिनरी कॉर्टिसोल लेवल और स्लेवरी कॉर्टिसोल लेवल एट नाइट, इससे आपका कंफर्म हो जाएगा कि पेशेंट को कुशिंग सिंड्रोम है, ठीक है। अब ये तो कंफर्म हो गया कि कुशिंग सिंड्रोम, अब हमने कॉज मालूम करनी है कि आया कॉज क्या है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि एक हमारे पास है प्लाज्मा ACTH लेवल, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने प्लाज्मा का ACTH लेवल मालूम करना है, ठीक है। अब प्लाज्मा का ACTH लेवल आपने चेक करना है, ठीक है। अगर वो ACTH लेवल 1.1 पैकोमोल पर लीटर या हमारे पास 5 पैकोग्राम पर लीटर, ठीक है, एक यूनिट यूज़ कर लेते हैं, दूसरा मैंने लिखा हुआ है आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। देखो अगर हमारे पास ये प्लाज्मा ACTH 1.1 पैकोमोल पर लीटर जो है ना उससे हमारे पास कम है, ठीक है। तो अगर कम है तो मतलब कि आपके पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस में कोई मसला है। पिट्यूटरी में आपका जो है वो अगर आपका ये ACTH जो है ना वो 1.1 पैकोमोल पर लीटर जो है ना उससे हमारे पास कम है, ठीक है। तो वो ये क्या इंडिकेट करेगा, वो ये इंडिकेट करेगा कि ये प्रॉब्लम जो है ना वो आपके एड्रीनल में प्रॉब्लम है, ठीक है, एड्रीनल में प्रॉब्लम है। अच्छा, अब 1.1 पैकोमोल पर लीटर से कम है ना तो वो इंडिकेट करेगा कि आपका पिट्यूटरी से तो हार्मोन ठीक आ रहा है, ठीक है, लेकिन जो आपका वो एड्रीनल है ना, एड्रीनल कॉर्टेक्स, उससे कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा बन रहा है। हार्मोन ठीक आ रहा है, ACTH ठीक आ रहा है, लेकिन उसकी वजह से आपका कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। तो ये मतलब कि आपके
एड्रीनल कॉर्टेक्स में कोई मसला है, ठीक है। अब अगर हमारा जो ACTH का लेवल है 3.3 पैको मोल पर लीटर है से ज़्यादा है, ठीक है, तो वो इंडिकेट करेगा कि आपके पिट्यूटरी में कोई ऐसा मसला है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा ACTH रिलीज़ हो रहा है, या तो आपका कोई एक्सोजीनियस मतलब एक्टोपिक प्रोडक्शन हो रही है ACTH की, ठीक है। अच्छा, अब इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, देखो अब इन दोनों चीज़ों को हम लोग चेक करने के लिए क्या करते हैं ना कि हम हाई डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करते हैं, ठीक है। हाई डेक्सामेथासोन मतलब कितनी 2 mg, ठीक है। कितने टाइम देते हैं 4 टाइम्स पे देते हैं। कितने टाइम के लिए देते हैं 48 आवर्स के लिए, मतलब 2 दिन के लिए हम देते हैं, दिन में 4 बार 2 दिनों के लिए, ठीक है। तो जब इससे आप डेक्सामेथासोन दे देते हो ना हाई डोज, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका अगर नॉर्मली तो ये होगा ना कि अगर आपका देखो अगर आपका इफ़ हाई ACTH इज़ बिकॉज ऑफ पिट्यूटरी ना, तो इट विल शो रिस्पॉन्स टू हाई डोज, ठीक है। मतलब अगर पिट्यूटरी की वजह से हुआ है ना ये हाई डोज, ठीक है, हाई, ठीक है, तो ये हाई रिस्पॉन्स शो करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका एक्टोपिक ACTH प्रोडक्शन हो रही थी ना, तो नो रिस्पॉन्स ऑफ टेस्ट विल बी शोन। अच्छा, देखो हमने ACTH सॉरी डेक्सामेथासोन मतलब स्टेरॉइड दिया है, ठीक है। अब स्टेरॉइड देने की वजह से क्या हुआ है कि अगर आपका ACTH लेवल कम हो गया है, ठीक है, स्टेरॉइड देने की वजह से 48 आवर्स के बाद ना, तो वो ये शो करेगा कि आपका पिट्यूटरी का मसला था और वो ठीक होने की तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन आपका स्टेरॉइड देने की वजह से स्टिल आपका ACTH लेवल डाउन नहीं कर रहा ना, तो मतलब कि आपका कोई एक्टोपिक प्रोडक्शन हो रही थी ACTH की, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास एक होता है एक्सोजीनियस CRH, ठीक है। एक्सोजीनियस कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ना वो भी देते हो, ठीक है। जब आप एक्सोजीनियस कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन देते हो ना, तो जब उसकी वजह से क्या होता है ना कि रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है कि आपका ACTH का लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। तो अगर आपका पिट्यूटरी में कोई मसला है ना, अच्छा, तो आप जब CRH दे देते हो ना एक्सोजीनस, तो उसकी वजह से क्या होता है आपके ACTH का प्रोडक्शन और भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है वो CRH दोगे और ACTH का लेवल जो है वो जितना था उतना ही रहेगा, तो मतलब कि आपका एक्सोजीनियसली या एक्टोपिकली, एक्सोजीनियस तो नहीं, एक्टोपिकली आपका जो है वो ACTH प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब आपका कोई कैंसर वगैरह उसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसके पिट्यूटरी एडिनोमा ना, उसको हम लोगों ने कैसे कंफर्म करना है, ठीक है। पहले तो हम लोगों ने बता दिया कि हमारा सबसे पहले आपने क्या करना है कॉज को मालूम करने के लिए ना, सबसे पहले आपने कॉज को मालूम करने के लिए प्लाज्मा ACTH लेवल देखना है, ठीक है। प्लाज्मा ACTH लेवल देखना है। अब प्लाज्मा ACTH लेवल जो है वो अगर कम होगा तो वही इंडिकेट करेगा कि आपके ग्लैंड एड्रीनल ग्लैंड में कोई मसला है। अगर ACTH का लेवल ज़्यादा है तो मतलब आपका पिट्यूटरी में कोई मसला है या तो एक्टोपिकली कोई मसला है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करते हो या CRH देते हो, तो उससे आप डिफ्रेंशिएट कर लेते हो कि पिट्यूटरी है या एक्टोपिक है, ठीक है। अब पिट्यूटरी और एक्टोपिक तो हमें पता लग गया ना। अब पिट्यूटरी के लिए हमने क्या करना है, पिट्यूटरी के लिए हमने जो है एक पिट्यूटरी ग्लैंड में MRI करना है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने BIPSS करना है, BIP-SS, ठीक है। तो अब BIP-SS क्या है, बायलैटरल इंफीरियर पेट्रोसल साइनस सर्जरी, ठीक है। बायलैटरल इंफीरियर पेट्रोसल साइनस सर्जरी करनी है, ठीक है। तो उससे भी हमें पता लग जाएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या मसला है, ठीक है। अच्छा, अब एक्टोपिक है ना, तो एक्टोपिक में क्या करना है कि एक्टोपिक में आपने कोई स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग्स है तो चेस्ट एक्सरे करना है, चेस्ट CT करना है, ठीक है। तो उससे आपको पता लग जाएगा। अब इसकी ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है ना, देखो ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है कि बेसिकली आपने सर्जरी से पहले, ठीक है, सर्जरी से पहले आपने क्या करना है, आपने देना है पेशेंट को मेटायरापिऑन, ठीक है, मेटायरापिऑन देना है, ठीक है। और एक आपने कीटोकोनाजोल देनी है। मेटायरापिऑन और कीटोकोनाजोल क्या कहते हैं, बायोसिंथेसिस ऑफ जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है ना वो रिड्यूस करा देता है, ठीक है, बायोसिंथेसिस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। तो आप ये दो चीज़ें दे देते हो, फिर उसके बाद आप सर्जरी करते हो, ठीक है। आप सबसे पहले आपने अगर पिट्यूटरी कॉज है ना, तो पिट्यूटरी कॉज में आपने क्या करना है, देखो सबसे पहले आपने ट्रांसपिनॉइड सर्जरी, बेसिकली आपने पिट्यूटरी को जो है ना वो जहाँ पे मसला है उसको रिमूव करना है, ठीक है। तो ट्रांसपिनॉइड सर्जरी होती है, ठीक है। इसके अलावा आपने लेप्रोस्कोपिक बायलैटरल एडिनाइडेक्टमी कर लेते हो, ठीक है।
एड्रीनलेक्टमी कर ले तो लेप्रोस्कोपिक बायलैटरल एड्रीनलेक्टमी। ठीक है, एड्रीनलेक्टमी का क्या फ़ायदा होता है ना, दोनों एड्रीनल ग्लैंड आप निकाल लेते हो। जब एड्रीनल ग्लैंड निकल जाएंगे तो अल्टीमेटली आपके पास जितना भी ACTH अगर ऊपर से आ रहा है ना, पिट्यूटरी से आ रहा है, ठीक है, तो वो उसका क्या नुकसान होगा, मतलब उसका क्या फ़ायदा है बेसिकली कि आपका पीछे से तो आ रहा है लेकिन आगे कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे कॉर्टिसोल बने, तो अल्टीमेटली वो ACTH जो है ना वो बेकार पड़ जाएगा। लेकिन इस सर्जरी का हमारे पास नुकसान क्या होता है ना कि अब जब पिट्यूटरी कहता है मैं तो इतना सारा ACTH भेज रहा हूँ लेकिन फिर भी कॉर्टिसोल नहीं बन रहा, तो पिट्यूटरी क्या करता है, पिट्यूटरी एक्सेसिव रिस्पॉन्स हाइपरप्लेजिया हो जाता है, और भी पहले माइक्रो एडिनोमा था तो और अब मैक्रो एडिनोमा में कन्वर्ट हो गया, वो साइज़ उसका और भी बड़ा हो गया। ठीक है, तो जिसको हम नेल्सन सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक ड्रग हम देते हैं पैसीरियोटाइड। ठीक है, पैसीरियोटाइड ये भी हम पिट्यूटरी कॉज के लिए देते हैं। ठीक है, एक हम लोगों ने क्या करनी है, ट्रांस स्पिनॉइड सर्जरी करनी है। ठीक है, इसके अलावा बायलैटरल एड्रीनलेक्टमी करनी है और एक हमने पैसीरियोटाइड देना है। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके बाद अगर हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड में प्रॉब्लम है तो आपने सर्जरी करनी है, रिमूव कर लेना है एड्रीनल ग्लैंड को, एड्रीनलेक्टमी कर लेनी है। इसके अलावा कीमो देना है, ठीक है, रेडियो देना है, और इसके अलावा आपने सिस्टमिक ट्रीटमेंट देनी है। ठीक है, अब सिस्टमिक ट्रीटमेंट में आपने कीमोथेरेपी देनी है और एक मेटोटेन देनी है। ठीक है, कीमो प्लस मेटोटेन। ठीक है, ये आपकी सिस्टमिक ट्रीटमेंट है। ठीक है, फिर अगर एक्टोपिक आपका ACTH प्रोड्यूस हो रहा है तो सेम आपने सर्जरी करनी है, कीमो करना है, रेडियो करना है। ठीक है, दैट्स इट, वी आर डन विद द कुशिंग सिंड्रोम। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन यू गाइस कैन आस्क। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।